Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to discuss about the last biotechnology application technique जो कि हमारे पास है restrictive fragment length polymorphism यानी कि RFLP. Previous कुछ videos में हम different techniques को पढ़ चुके हैं, so this one is the last technique RFLP. अच्छा, RFLP नाम से जैसे पता चल रहा है restriction fragment length polymorphism. इट मीन्स ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, डीएनए को ब्रेक कर देते हैं फ्रेगमेंट्स में विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और डिफरेंट लेंथ के जो डीएनए हमारे पास कट होके आते हैं उनको हम स्टडी करके डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लेंथ है इस रिफ्रैक्टिव फ्रेगमेंट्स की, वो हर पर्सन में डिफरेंट है और हर डिजीज में डिफरेंट है, तो उसको हम स्टडी करते हैं टू डिटेक्ट अ डिजीज। इससे हमें नाम को जो है हम यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट मतलब कि रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम से हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स किए। लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि हमने जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स की लेंथ थी उसकी बेस पे हमने डिफरेंट जेनेटिक वेरिएंट्स को स्टडी करके डिजीज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, अब ये दो तरह की हमारे पास होती हैं डीएनए की ये आरएफएलपी टेक्निक्स। एक होती है हमारे पास सिंगल बेस चेंज और दूसरी होती है हमारे पास टेंडम रिपीट ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। पहले हम देख लेते हैं सिंगल बेस चेंज क्या होता है। सिंगल बेस चेंज में ये होता है कि सिर्फ वन बेस जो है वो हमारे पास वेरी करी होती है 2% के अंदर। अब वो किस तरह होती है कि हमारे पास कोई जैसे हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो जाके किसी एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाके वो कट कर रहा होता है। अगर वो साइट नहीं है, ठीक है, उस साइट के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है या तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया या तो वो अनरिकॉग्नाइजेबल है। इस केस में क्या होता है कि हमारे पास वो रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं प्रेजेंट, इट मीन्स कि अगर वो नहीं प्रेजेंट तो कोई म्यूटेशन है, ठीक है। इसी तरह कोई न्यू रिस्ट्रिक्शन साइट भी डेवलप हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन के अंदर एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन साइट है, इट मीन्स कि उसको कोई डिजीज है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको और इजी करके समझाऊं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पर्सन नंबर 1 है, ठीक है। मैं आपको इस डायग्राम को इजी करके बता रही हूँ। ये पर्सन नंबर 1 है, इसकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक साइट यहाँ पे प्रेजेंट है, एक साइट हमारी इसकी यहाँ पे प्रेजेंट है और एक साइट इसकी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। दिस वन वाज द पर्सन नंबर 1। अब हमारे पास आता है एक सेकंड पर्सन। उस सेकंड पर्सन के जो हमारे पास डीएनए है उसमें हमने देखा कि एक साइट यहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरी साइट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम आएगा वो यहाँ से इसको कट करेगा, यहाँ से कट करेगा और यहाँ से कट करेगा, 3 जगहों से कट करेगा और इस डीएनए के 3 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो पर्सन 2 है उसके अंदर दरमियान वाला यहाँ पे कोई साइट प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई एबनॉर्मल चीज़ है, कोई म्यूटेशन है। तो इस तरह हम इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और रिस्ट्रिक्टिव साइट की हेल्प से हम म्यूटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी डिजीज कॉजिंग कोई भी चीज़ है तो वो इस साइट ऑफ म्यूटेशन से हमें जो है यहाँ से पता चल सकती है। ये था हमारे पास सिंगल बेस चेंजिंग डीएनए सीक्वेंस। अब हम आते हैं सेकेंड मेथड के ऊपर जिसको हम कहते हैं टेंडम रिपीट ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। अब टेंडम रिपीट क्या होता है कि हमारे पास डीएनए के ऊपर शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं टेंडम रिपीट्स। वन आफ्टर अनदर वो सीक्वेंस बार बार वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो रिपीट होता जा रहा है और हर पर्सन के अंदर ये सीक्वेंस डिफरेंट है, ठीक है। मतलब एक पर्सन के अंदर ये चीज सेम है, अगर वो रिपीट है ना तो वो रिपीट बार बार वो सेम रिपीट आ रहा है, लेकिन हर पर्सन का टेंडम रिपीट डिफरेंट होता है। इट मीन्स कि इसको हम मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। जैसे हर बंदे का फिंगरप्रिंट डिफरेंट है उस तरह हर बंदे का टेंडम रिपीट भी डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम्स को यूज करके हम एक पर्टिकुलर लेंथ पे जाके हम कटिंग करें डीएनए की। तो टेंडम रिपीट्स की बेस पे जब डिफरेंट लेंथ की कटिंग होगी तो हमारे पास डिफरेंट लेंथ के डीएनए हमारे पास आ रहे होंगे, ठीक है। तो उस डीएनए की डिफरेंट लेंथ जो है उससे हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी डिजीज। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है उसकी टेंडम ये उसकी टेंडम रिपीट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसका जो हमारे पास हमने उस टेंडम रिपीट से जो क्लीवेज की तो हमारे पास डिफरेंट लेंथ का डीएनए आ रहा है। अगर दो टेंडम रिपीट वाला बंदा है तो उसका हमारे पास लेंथ जाहिर सी बात है डिफरेंट होगी। तो हम जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेंथ
हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस आएगा, तो इस सीक्वेंस को यूज करके हम डिफरेंट डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, हम ये पूरी RFLP वाला जो प्रोसीजर है ये हम क्यों करें, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास हम जीन्स को स्टडी कर सकें और हमारे पास एक पूरा क्रोमोसोम की मैपिंग आ जाए कि कौन कौन से नंबर पे कौन कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है, ताकि हम डिजीजेज, जेनेटिक डिजीजेस फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया हमारे पास, रेटिनो सॉरी इसके अलावा रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, हंटिंगटन डिजीज हो गया या अल्जाइमर डिजीज, इस तरह की डिफरेंट डिजीज जो कि जेनेटिक डिजीजेज है उनको हम फिगर आउट कर सकें। इसके अलावा हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उसको स्टडी कर सकें, या फिर डिफरेंट स्पीशीज का जेनेटिक मेकअप जो है हम उसको स्टडी करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं। अब इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस RFLP का कि हम इससे प्री नेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फीटस है मदर वॉर्म के अंदर, अब हमने चेक करना है कि उसका क्रोमोसोम नॉर्मल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल क्रोमोसोम तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम RFLP टेक्निक को यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फीटस है उसको हम विजुलाइज कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, या फिर हम फाइबर ऑप्टिक कोई भी डिवाइस यूज करते हैं। उसको यूज करके हम क्या करते हैं, कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी चेक कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चले कि उस फीटस के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरल ट्यूब का कोई डिफेक्ट तो नहीं उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम सैंपल लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड की केमिकल कंपोजिशन हम चेक करेंगे, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर अल्फा फीटोप्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इट मीन्स कि उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने वाला है। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके हम कोरियोनिक विलाई को हम यूज़ करके उसकी बायोप्सी करके हम क्रोमोसोम का सीक्वेंस चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैरियोटाइपिंग। इसी तरह डिफरेंट स्टेनिंग और सेल सॉर्टिंग टेक्निक्स जो है वो हम यूज़ करके प्री नेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं। या तो हम फीटस का ब्लड ले लें, या फिर हम उसका एमनियोटिक फ्लूइड ले लें, या फिर कोरियोनिक विलाई जो है उसको सैंपल करके हम RFLP को यूज़ करते हैं ताकि हम उस डिजीज़ को फिगर आउट कर सकें। अगर मैं आपको एक छोटा सा लेआउट बताऊं कि कोई डिजीज़ किस तरह डायग्नोज हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल पेशेंट है, ठीक है, कोई बच्चा है, उसका ए सीक्वेंस है, एक उसका सीक्वेंस है हमारे पास ए कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक कोई बच्चा है जिसका हमारे पास सीक्वेंस है स्मॉल ए स्मॉल ए। अब क्या होगा कि जब हमारे पास इसकी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, RFLP पूरी टेक्निक करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, जो स्मॉल ए मतलब होमोजाइगस वाला है उसका हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर ये सीक्वेंस आ गया जेल का। जब कैपिटल ए स्मॉल ए है तो हमारे पास एक सीक्वेंस तो स्मॉल वाला आ गया और एक हमारे पास कैपिटल ए का सीक्वेंस आ गया, और कैपिटल ए वाले में ये सीक्वेंस आएगा। अब हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये सीक्वेंस आए हुए हैं, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये बच्चा तो नॉर्मल है, ठीक है, ये बच्चा हमारे पास हेट्रोजाइगस है, लेकिन इसके अंदर स्मॉल ए प्रेजेंट है, और ये बच्चा डिजीज्ड है क्योंकि इसके दोनों स्मॉल ए हैं। तो इस तरह हम जो है ना डिफरेंट जेनेटिक डिजीजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द RFLP टेक्निक। अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज खत्म होती है। In the next video, we will discover some of another important topic from the genetic module. So see you. Thank you very much. Allah Hafiz.